गुड मॉर्निंग। कल जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हुआ था और अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल जो है 1 से लेके 8 नंबर तक न्यूमेरिकल कल हुआ था। आज हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे और फिर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 पे पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द potential is 200 volt, obtain the energy due to radiation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका हिंदी है, यदि विभव 200 वोल्ट हो, यदि विभव 200 वोल्ट हो तब विद्युत चुंबकीय तरंग का विकिरण के कारण ऊर्जा क्या है? तब विद्युत चुंबकीय तरंग का विकिरण के कारण ऊर्जा क्या है? देखिए भाई, गौर कीजिए। इस तरह का न्यूमेरिकल बनाने के लिए पहले वैल्यू कितना दिया हुआ है? पोटेंशियल का मान दिया हुआ है 200 वोल्ट। गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। पोटेंशियल का मान दे दिया है 200 वोल्ट और क्या पूछा गया है? एनर्जी पूछा गया है। एनर्जी इक्वल टू व्हाट? यही क्वेश्चन है। पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? एनर्जी पूछ रहा है। तो प्रश्न है, बहुत से स्टूडेंट इसमें सोचते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू mc² लगाएंगे या क्या लगाएंगे, E इक्वल टू h न्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देखिए, यहाँ आपको पोटेंशियल दिया हुआ है तो पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज करेंगे तभी तो एनर्जी निकल पाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास आप सभी किए हैं, उसमें एक फार्मूला बताए हैं, वर्क इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का सवाल है, तो वर्क जो है यही यहाँ पर एनर्जी के रूप में होगा और चार्ज यहाँ पे क्यों और पोटेंशियल भी। प्रश्न है, चार्ज किसका होगा? तो चार्ज यहाँ पर तब फंडामेंटल पार्टिकल का यूज करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज तब यूज करते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जितना पोटेंशियल का मान दिया हुआ है 200 वोल्ट, इसका मान हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो एनर्जी का जो मान है तब इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर। व्हेन द, क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न कर रहा है, और व्हेन द पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, obtain the frequency of ultraviolet wave। obtain the frequency of ultraviolet wave। देखिए भाई, अगला सवाल है, जब
विभव 100 वोल्ट है, जब विभव 100 वोल्ट है तब तब पराबैंगनी तरंग तब पराबैंगनी तरंग का आवृत्ति निकालें। तब पराबैंगनी तरंग का आवृत्ति निकालें। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, विभव दिया हुआ था, ऊर्जा पूछ दिया, तो W इक्वल टू क्यू इंटू भी फंडामेंटल पार्टिकल के आधार पर हम लोग निकालेंगे। लेकिन जब विभव दे दिया और आवृत्ति पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल का मान है 100 वोल्ट और क्या पूछ दिया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर अब एक फार्मूला पे नहीं बनेगा, इसमें दो फार्मूला यूज होगा, क्योंकि पोटेंशियल के लिए एनर्जी का अलग फार्मूला है और फ्रीक्वेंसी के लिए अलग फार्मूला है, फिर दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल, एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल, पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा E इक्वल टू क्यू इंटू भी। इक्वेशन 1, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में इसको स्मॉल e, चार्ज को इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज स्मॉल e इंटू भी, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 हुआ। अब आगे एनर्जी ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के कारण एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी के कारण जो एनर्जी होगा वो फार्मूला फिर सवाल आप पहले बना चुके हैं, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये भी, और ये एच न्यू हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, क्या निकालना है इसका, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये हो जाएगा E भी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। तो पोटेंशियल तो दिया हुआ है, न्यू निकालना है, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा ई भी बाय एच, ई भी बाय एच। ई का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू पोटेंशियल का मान हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय ये एच का मान होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करना है और ये आंसर किस में आएगा, हर्ट्ज में आएगा। नोट करना है, इसको अपने से सॉल्व कर लेना है, कितना आता है। एक और टाइप का न्यूमेरिकल है, उसके बाद तब एनसीईआरटी प्रॉब्लम चलेगा। नोट हो गया, इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन है नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में है when the current passing through when the current passing through a conductor, when the current passing through a conductor is 2.2 ampere, when the current passing through a conductor is 2.2 ampere, if यहाँ पे कंडेंसर लिखिए, condenser, when the current passing through a condenser is 2.2 ampere, if the
कैपेसिटी of condenser, if the capacity of condenser is 4 microfarad, obtain the rate of change of potential. Obtain the rate of change of potential. Obtain the rate of change of potential. Question number 11. Obtain the rate of change of potential. इसका हिंदी है जब एक संधारित्र से गुजरने वाली धारा, जब एक संधारित्र से गुजरने वाली धारा 2.2 एम्पियर है, 2.2 एम्पियर है, यदि उस संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, तब विभव परिवर्तन की दर निकालें। तब विभव परिवर्तन की दर निकालें। देखिए भाई, विभव परिवर्तन की दर क्या होगा, गौर कीजिए। यहाँ पर व्हेन द करेंट पासिंग थ्रू ए कंडेंसर, एक कंडेंसर से होकर प्रवाहित धारा का मान है 2.2 एम्पियर। कहता है कंडेंसर की जो कैपेसिटी है ये 4 माइक्रोफैराड है। बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल का क्या मान है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो एक कंडेंसर है, इस तरह के कंडेंसर, ये कंडेंसर, इसके दोनों प्लेट जो है इसके बीच में जो धारा चल रही है, यहाँ पर जो धारा चल रही है, पता है इस तरह के धारा को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और यही करंट हम लोगों को एक तरह से दिया हुआ है और कहता है कि इसकी जो कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैराड है, क्योंकि पता ही होगा इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है कंडेंसर में, और इस तरफ जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कंडेंसर से जो धारा चल रहा है ये मान दिया हुआ है। तो कहता है दोनों प्लेटों के बीच विभव के परिवर्तन की दर क्या है, तो dV/dt निकालना है, कैपेसिटी दे दिया है। हम लोगों ने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है कि कैपेसिटी इक्वल टू होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, याद है कैपेसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी इंटू भी, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू भी। किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, कंडेंसर की कैपेसिटी कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल कौन है, चार्ज जो इससे गुजरा करंट के रूप में, और पोटेंशियल इसका बदल सकता है चार्ज के कारण। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाय डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, बाय डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब अगर सोच रहे हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन क्यों करेंगे, इसका जवाब है यहाँ पर पूछा गया है dV/dt, रेट क्या, टाइम, इसलिए टाइम जब पूछा गया है इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे dV/dt के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा, तब ये हो जाएगा dQ/dt, ये हो जाएगा dQ/dt, C तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा तब dV/dt, dV/dt। देखिए अब यहाँ से dQ/dt का मान क्या हो गया, I हो गया, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, इसको करेंट कहते हैं। और ये हो गया C और इनटू हो गया dV/dt। हम लोगों को निकालना क्या है भाई, dV/dt निकालना है हम लोगों को। तो dV/dt जब निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे dV/dt इक्वल टू हो जाएगा I/C, इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/C।
i/c। i का मान हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.2, तो i का मान यहाँ पे रख दिए 2.2, और ये है 4 माइक्रो है 10⁻⁻6। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6 और बाय कितना है 4। अगर एक जीरो इसका ले लें तो ये 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/4 और इंटू कितना बचेगा 10⁻5। इससे अगर डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5, है ना, और फिर 2 बचा तो फिर 5, तो 5.5 इंटू 10⁻5। इसका यूनिट क्या होगा, dv/dt है, यूनिट क्या होगा वोल्ट पर सेकेंड। dv का यूनिट वोल्ट, टाइम का सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट पर सेकेंड। ये हो जाएगा वोल्ट पर सेकेंड। तो यही है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए तेजी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसके बाद एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल चलेगा। ये वीडियो जो है प्राइवेट नहीं है, वीडियो भी पब्लिक है, लेकिन अगर आप क्लास रेगुलर टाइम पे नहीं करेंगे तो वीडियो इस तरह से प्राइवेट हो सकता है, फिर वो वीडियो बाद में ऐप पर मिलेगा। इसलिए क्लास आप सभी को सलाह दिया जाता है कि क्लास अपने समय पर रेगुलर किया करें। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ेंगे और आगे जो है क्यू को भारती खुशी डायरेक्ट क्यू को आई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू जो है चार्ज जो है वो करंट नहीं है। चार्ज जब मोशन में आता है तब ना करंट उत्पन्न करता है, इसलिए क्यू को डायरेक्ट हम लोग आई नहीं लिख सकते, उसको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तब dq/dt का मान आई होता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? भारती खुशी आपका क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं। और कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे अब शुरू होता है एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एनसीईआरटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किताब तो सभी के पास होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लग जाएगा। बुक तो सबके पास होगा ही, इसको हम सॉल्व करते हुए समझाते जा रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपनी किताब को ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन को निकाल लीजिए। ये 8 चैप्टर नंबर 8 है और इसमें 8.1 से इसका क्वेश्चन है। 8.1 से क्वेश्चन है इसमें। देखिए भाई, 8.1 इसमें टोटल जो क्वेश्चन है, ये टोटल
जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है इसमें टोटल एक्सरसाइज में। टोटल जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन है। तो वन बाय वन इस क्वेश्चन को बनाना है। आपको पता ही है ये एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है वो न केवल बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारी कंपटीशन में, जीमेंस में, नीट में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसलिए आप अच्छी तरह से इसको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। देखिए इसमें भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहता तो फिर थोड़ा समझाना आसान था, लेकिन क्वेश्चन को पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन, किताब सबके पास है? एक बार अब सबका पूछ लेते हैं। किताब यहाँ है किसी सबके पास? नहीं है तब किताब खरीदे हो? किताब है सभी के पास, सभी जहाँ बैठे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टार्ट होगा अभी एनसीईआरटी। किताब है सबके पास जहाँ जहाँ बैठे हैं सब कोई? क्योंकि बिना क्वेश्चन का फिर जवाब समझाना दिक्कत होगा। किताब सबके पास है? बहुत का जवाब यस में है, कुछ का नो में भी है। किताब तो आप लोग को बोले हैं पहले से खरीदने के लिए, एक तो किताब एनसीईआरटी का तो रखना ही चाहिए। एनसीईआरटी का है, इसमें निकलेगा क्या? हाँ हाँ, चलिए बहुतों के पास किताब तो है ही। हाँ टाइम लगेगा। हाँ लंबा लंबा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन तो आपके पास है ही, क्वेश्चन को अभी हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। फिगर shows a capacitor made of two circular plates, each of radius 12 centimeter and separated by 5 centimeter। इसका मतलब हुआ कि चित्र में एक संधारित्र दिखाया गया है। चित्र में एक संधारित्र दिखाया गया है। ये चित्र जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये चित्र दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और यहाँ से इस तरह से, इस तरह से किया हुआ है। और ये जो है एक कंडेंसर है और इसका ये सर्कुलर प्लेट है। ये कंडेंसर है और ये क्या है, इसका सर्कुलर प्लेट है। जनरली आप पढ़े होंगे कंडेंसर में एक पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, सर्कुलर प्लेट भी कंडेंसर में हो सकता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, कहता है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस, इसका जो रेडियस है, रेडियस ये दिया हुआ है। इसका जो रेडियस होता है, ये रेडियस जिसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, ये रेडियस इसका दिया हुआ है और रेडियस है इसका 12 सेंटीमीटर। आगे लिखता है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, इसको एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया जा रहा है, इसमें करंट आर से चार्ज किया जा रहा है। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट, ये जो चार्जिंग करंट है एक तरह से क्या है, कंडक्शन करंट है। और ये जो चार्जिंग करंट है, कंडक्शन करंट, इसका मान 0.15 एम्पियर है। कहता है अब इसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। ए नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। इसमें हम लोगों को बताना है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। इसमें बताना है कि कैपेसिटी कितना होगा और बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना होगा। अभी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पे बताए थे क्वेश्चन। तो 2 चीज़ें हम लोगों को इसमें निकालना है, कैपेसिटी निकालना है कंडेंसर का और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है। 2 चीज़ निकालना है। तो देखिए अब गौर कीजिए यहाँ पर, देखिए भाई कैपेसिटी, कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। एक तरह से ये दोनों प्लेट जो है सर्कुलर है,
लेकिन ये है वाजिब में पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कंडेंसर का फार्मूला। तो यहाँ से देख सकते हैं C इक्वल टू फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, पढ़ा हुआ है सबका। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी फार्मूला होता है। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चैप्टर में वाजिब में फार्मूला कुछ अदर चैप्टर का भी आया है जो आप पीछे पढ़े हैं। तो यहाँ पे C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ पर ए जो है ए कितना होगा, ए का मान हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर प्लेट है इसलिए सर्कुलर प्लेट के कारण इसका मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या है जी एप्सिलॉन नॉट, और बाय क्या है डी। अब तो हम लोगों के पास सभी वैल्यू है, वैल्यू रखेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा पाई का मान 3.14, आर का मान 12, आर का मान है 12 इंटू 10 पावर -2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85, 10 पावर होगा -12 एप्सिलॉन नॉट का मान, और डिवाइडेड बाय डी का मान कितना है, डी का मान हम लोगों को दिया हुआ है, डी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये है 5 सेंटीमीटर को मीटर बना देंगे तो 10 पावर -2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तभी ये निकलेगा, इसलिए इसको सॉल्व अभी ही करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। C इक्वल टू हो जाएगा 3.14 इंटू 144 इंटू 10 पावर -4 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर -12, और यहाँ पर है 5 और इंटू ये 10 पावर है -2। देखिए जितने डिजिट है उसको एक जगह कर लेते हैं। तो C इक्वल टू 3.14 इंटू 144, 3.14 इंटू 144 और इंटू ये 8.85 और डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये -2 है, -2 है, यहाँ -12 -4 कितना हुआ -16, अब +2 तो -16 +2 कितना होगा 10 पावर हो गया -14। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तक नोट करना है, मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं कितना आ रहा है। एनसीईआरटी ना उसमें बुक होगा, बुक डाउनलोड करके उसका प्रिंट खाली पेस्ट कर दीजिए, ये सब नहीं, बुक ही होगा उसमें। हाँ हाँ हाँ, किसी का सॉल्व हुआ कितना आ रहा है। अब कभी भी जिसके पास बुक नहीं है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। मयंक राज नोटेड। व्हाट इज योर आंसर मयंक राज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। मयंक राज सी का क्या आंसर आ रहा है। कल का वीडियो प्राइवेट हो गया है, क्लास आप जो नहीं करेंगे तो वीडियो प्राइवेट भी हो सकता है, इसलिए डेली क्लास समय पे कीजिए। ये 12 और 4 कितना होता है 16। हसनैन जावेद 12 4 16, 16 यहाँ माइनस है, अब +2 कितना होता है जी -14 ही होगा। इसमें -4 -12 इक्वल टू -16, ये ऊपर गया +2 कितना हुआ -14 इन होगा पावर उस पर। चलिए क्लियर हो गया। हम्म
इसका वैल्यू कितना हो रहा है? इसका आंसर कोई निकाला जी? गुना ना करो। देखो यहाँ तक लिख लिया ना? बोलना कितना कितना है, कितना कितना है बोलना। बोलो। 3.14 इंटू 144 इंटू 8.85 और बाय 5 कितना आया? 800.32, यही है ना? 800.32। अब गुना भी नहीं करेगा विद्यार्थी तब कैसे काम चलेगा? C इक्वल टू 800.32 इंटू 10⁻⁻12, यही है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 832 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 बाय 100। कर सकते हैं? दो पावर इसका घटाए नीचे ले गए, यहाँ पे 100 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना होगा? ये हो जाएगा 8.0032 इंटू 10⁻⁻8.00 आ गया। इसको 8 ले सकते हैं अप्रॉक्स में, और इंटू 10⁻⁻12 फैराड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 पिको फैराड। तो कैपेसिटी का मान कितना आ गया? 8 पिको फैराड। अब इसी में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला भी तुरंत बताए थे। कितना होता है? dv/dt इक्वल टू क्या होता है? I/c। I का मान कितना दिया हुआ है? 0.15। c कितना निकला? 8 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पर हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁻12 और डिवाइडेड बाय 8। अगर इसका 2 जीरो ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/8 और इंटू कितना बचेगा? 10⁻10 बचेगा ना। अब 15/8 कितना होता है? 15/8, ओहो 15/8 करना था। 15/8 इतना देर में तो विद्यार्थी फटाफट बोलता है, बोल भी देते। 15/8 कितना होता है? 1.87 यानी 1.9 लिख सकते हैं। 1.87 को 1.9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया, मेन टाइम यही गुना भाग में लग जाता है। तो ये हो गया dv/dt इक्वल टू 1.87 इंटू 10⁻10 और इसको 1.9 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं वोल्ट पर सेकेंड। कितना इसका आंसर है? बुक है तो जरा देखना। है इसका आंसर मिल गया सबका? क्या जी? वॉल्यूम 1 में है, वॉल्यूम 1 में लास्ट चैप्टर है। देखिए इसका आंसर 1.87 5 10⁻10 और सी का है 8 पिको फैराड। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है अब ध्यान देना है। इसी में बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर बी में है
ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करेंट अक्रॉस द प्लेट, कहता है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करेंट अक्रॉस द प्लेट, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करेंट across the plate, across the plates। इसका मतलब हुआ प्लेटों के बीच विस्थापन धारा निकालें, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा निकालें। देखिए भाई, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा निकालें, तो विस्थापन धारा प्लेटों के बीच निकालें। तो ये जो दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट अभी पीछे बताए थे कि दोनों प्लेटों के बीच जो विस्थापन धारा होता है, क्लास अगर आप रेगुलर करते हैं तो बताए होंगे कि जितना चालन धारा होता है उतना ही विस्थापन धारा होता है। तो जितना धारा आ रहा है उतना ही धारा विस्थापन धारा में जाएगा। यहाँ पर फिगर हम लोगों के पास है ही, फिगर से देख लीजिए, यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं, ये फिगर है ना। तो ये जो है चालन धारा आ रहा है और यहाँ से ये विस्थापन धारा बनकर इसमें जा रहा है, तो ये हो गया विस्थापन धारा। तो जितना चालन धारा आ रहा है वही विस्थापन धारा में जा रहा है, और फिर इस तरफ ये चालन धारा बन रहा है, तो जितना चालन धारा है वही विस्थापन धारा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विस्थापन धारा का मान, तो विस्थापन धारा उतना ही होगा जितना चालन धारा है। तो यहाँ पे हम लोग तब जवाब दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस जगह हम लोग सिंस डिस्प्लेसमेंट करेंट is equal to the conduction current, विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होता है। तो ID इक्वल टू IC, तो दूसरे नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर, क्योंकि विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, अब इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सी में है, कहता है इज किरचॉफ फर्स्ट रूल, इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल is valid at each plate, at each plate of the capacitor, each plate of the capacitor, explain। इसका मतलब हुआ कि क्या, इसका मतलब हुआ कि क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र के दोनों प्लेट पर लागू होता है? क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र के दोनों प्लेट पर लागू होता है? क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र के दोनों प्लेट पर लागू होता है? तो इसका जवाब यस होगा। अब आप कहेंगे किरचॉफ का नियम नहीं पढ़े हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ का नियम है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अदर चैप्टर से रिलेटेड होती है, उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए मन शांत करके उसको थोड़ा समझना होगा, फिर वो टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है,
इसमें जवाब बहुत से स्टूडेंट का आ रहा है यस। किरचॉफ रूल क्या है, इसमें कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी है। चलिए किरचॉफ रूल को पहले आपको समझा देते हैं। यहाँ पे किरचॉफ रूल क्या है, देखिए गौर करिए। किरचॉफ रूल क्या है, यहाँ पे समझने के लिए गौर करना है। इस जगह अगर हम लोग देखें, ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, कंडेंसर है, दो प्लेट है इसमें। इस दोनों प्लेटों में यहाँ पर जो है ये क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट चल रहा है। इस दोनों प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट जो है चल रहा है एंड इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब इधर से जो करंट आ रहा है ये क्या है, कंडक्शन करंट है। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी भी बिंदु पर जितनी धारा आती है उतनी ही धारा निकलती है। तो यहाँ पर पहले प्लेट पर जितनी धारा आई उतनी धारा निकल गई, फिर दूसरे प्लेट पर जितनी धारा आई उतनी धारा यहाँ पर फिर निकल गई। इसलिए दोनों ही प्लेटों पर किरचॉफ के प्रथम नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पहला प्लेट है इसको हम लोग मान सकते हैं इट इज प्लेट ए एंड इट इज प्लेट बी। तो हम लोग लिख सकते हैं जवाब में यस, यस किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज वैलिड फॉर, yes, Kirchhoff's first rule is valid for each plate A and B, A and B, in which the incoming current, in which the incoming current is equal to outgoing current, is equal to outgoing current। देखिए भाई, इसका अगर हिंदी लिखते हैं तो इसका हिंदी हम यहाँ पर बोल रहे हैं। इसका जवाब होगा, इसका हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो इसका जवाब होगा हाँ, इसका जवाब होगा हाँ। किरचॉफ का पहला नियम प्रत्येक प्लेट ए और बी पर लागू हो रहा है। हाँ, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है किरचॉफ। हाँ हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम प्रत्येक प्लेट ए और बी, प्रत्येक प्लेट ए और बी पर लागू हो रहा है, जिसमें आने वाली धारा निर्गत धारा के बराबर होता है, निर्गत धारा के बराबर होता है, निर्गत धारा के बराबर होता है। तो किरचॉफ का यही नियम कहता है कि जो किरचॉफ का नियम दोनों पे लागू हो रहा है, दोनों प्लेटों पे लागू हो रहा है, जिसमें इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होता है, बराबर होता है। यह है किरचॉफ का पहला नियम और ये दो संधारित्र के दोनों प्लेट पे लागू हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देंगे। देखिए अब आपको क्वेश्चन हम लिखना नहीं पड़ेगा, हमको क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं और क्वेश्चन आपको तुरंत से मिल जाएगा। जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है,
सोनू कुमार, क्लास अपना समय पे क्या कीजिए। वीडियो कभी भी कोई भी वीडियो प्राइवेट किया जा सकता है, पहले से बोला हुआ है। इसलिए क्लास आप सभी समय पे क्या कर लिया कीजिए, अपनी कॉपी में अपडेट कर लिया कीजिए। गोविंद रामानी किरचॉफ का पहला नियम बता दिए हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए रिपीट करके, और बाकी फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। ऐप से जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी जल्दी अपना सारा चीज़ में अपडेट करें, और हमको अपना आई कार्ड जो क्लास में दिए हैं उसको और ईमेल अपना भेजें। सभी को ऐप में जोड़ा जा रहा है, सब ऐप पे जुड़ जाएगा, उसके बाद क्लास यूट्यूब से हटकर ऐप पर ही चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यही है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर कोई नंबर 1 को जरा बड़ा करके दिखा देते हैं पहले आपको। जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिख पाए हैं उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, और इसको आप जो है लिख सकते हैं। इसका में फिगर एक दिया हुआ था, जो फिगर हम वहाँ पे बनाए वो फिगर आप बना लीजिए, और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यही है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 सामने में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन 2 नंबर हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सबको तो दिख ही रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट each of radius r 6.0 centimeter has a capacitance C equal to 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC 230 volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. Number A, what is the RMS value of the conduction current? Number B, is the conduction current equal to displacement current? Number C, determine the amplitude of B at a point 3.0 centimeter from the axis between the plates. ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में इसका हिंदी यही है, एक समांतर प्लेट संधारित्र का जो प्रत्येक प्लेट है वो वृत्ताकार है और उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता C इक्वल टू 100 पिकोफैराड है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, संधारित्र को 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है जिसकी आवृत्ति 300 रेडियन प्रति सेकंड है। अब ए नंबर, चालन धारा का आरएमएस मान क्या है? चालन धारा का आरएमएस मान क्या है, यही क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको हम इसका अब फिगर समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये ए नंबर, ए नंबर के लिए पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए भाई टाइम थोड़ा लगेगा, टाइम से अगर हड़बड़ाते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। टाइम लगता है थोड़ा पूरा करने के लिए, गौर कीजिए। यही है कंडेंसर, और इस कंडेंसर में इस तरह से ये प्लेट जुड़ा हुआ है, और ये प्लेट जो जुड़ा है इस तरह से यहाँ पर इसमें एक स्रोत लगा हुआ है, और ये स्रोत जो है अल्टरनेटिंग करंट का स्रोत है, और यहाँ पर एक स्विच है और इस तरह से ये कनेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका स्रोत का वैल्यू दिया हुआ है 230, यानी पोटेंशियल का मान 230 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ ई लिखते हैं। आगे ये अल्टरनेटिंग करंट का स्रोत दिया हुआ है। इसमें जब करंट ये चलना शुरू हुआ तो इस करंट को क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट। ये कंडक्शन करंट यहाँ पर आ गया, लेकिन अब ये पता ही है कि एक वेव बन जाता है, एक तरंग बन जाता है, और ये इस तरह से क्या बन गया? तरंग बन गया। ये जो तरंग बन गया, इस तरंगों में यहाँ पर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसमें एक कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? सर्कुलर। उसके चारों ओर अगर ये तार चल रहा है करंट, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है,
वही इसमें चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस है इसका रेडियस हम लोगों को मान लेना है अभी आर स्मॉल, और इसका जो रेडियस है इसका रेडियस ये रेडियस इक्वल है, और इसका रेडियस क्या मान लिए कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। तो हम लोगों को स्मॉल आर का मान दिया हुआ है कितना है 3 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर का मान भी दिया हुआ है कितना है 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्वेश्चन को नीचे कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कि सर्कुलर प्लेट का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 100 पिकोफैराड, इसका पोटेंशियल है 230 और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ ओमेगा, ओमेगा का मान दिया हुआ है 300। तो यहाँ पर हम लोगों को कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी का मान दिया हुआ है 100 पिकोफैराड और इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है कितना है 300 रेडियन पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब बताना क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनसीईआरटी का चैप्टर है इसमें 1 से लेकर के 10 तक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और 1 से 10 तक में सबसे भारी क्वेश्चन नंबर 2 का सी है। ए और बी बनाएंगे तो 2 का सी सबसे भारी है, उसमें 9 फार्मूला का यूज होता है। तो देखिए इसलिए घबराना नहीं है, बस मन शांत करके पढ़ते जाना है। देखिए गौर कीजिए, सबसे पहले ए और बी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, तब सी नंबर जो है इस पर जाएंगे। ये बहुत कठिन सवाल है सी नंबर। तो पहले ए देखिए, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि वर्गमूल मध्यमान धारा उसी को आरएमएस करंट कहते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर अब क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि 10 तो बीत गया, तो 10 में पढ़े होंगे या क्लास 12 में आपको पढ़ना होगा। और अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आरएमएस धारा के बारे में, मीन करंट के बारे में, सब करंट के बारे में बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर गौर करना है भाई कि हम लोगों को आरएमएस करंट निकालना है। ये जो सर्किट है चूंकि ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये एसी करंट जा रहा है और ये कंडेंसर लगा हुआ है, तो जब अल्टरनेटिंग करंट जाता हो, कंडेंसर लगा हुआ हो, उसको हम लोग सी सर्किट बोलते हैं। ये सर्किट तब कैसा हो गया सी सर्किट। तो ए नंबर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सी सर्किट, और सी सर्किट, सी मतलब हो गया कंडेंसर, तो फॉर सी सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को। देखिए भाई, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का जो मान होगा, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का जो मान होगा, आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आई आरएमएस इक्वल टू, ये हो जाएगा ई और बाय हो जाएगा एक्सी। क्या गया भाई, ई ईएमएफ हो गया, एक्सी क्या हो गया, एक्सी इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक्सी इक्वल टू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के तो इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी होता है धारिकत्व बाधा। ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, ये एक प्रकार का क्या है प्रतिरोध है। तो धारिकत्व बाधा, ये जब कंडेंसर होता है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, उसके प्रतिरोध को ही हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, और ये कब लागू होता है, जब किसी एसी सर्किट में कंडेंसर लगा हुआ हो। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है कंडेंसर, ये कंडेंसर है। तो यहाँ से इसका फार्मूला तक क्या होगा, इसका फार्मूला होता है 1/ω/C। ये प्रूव अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में मिलेगा, इसका फार्मूला मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। तो एक्सी इक्वल टू फार्मूला होता है 1/ω/C। इसको आप बगल में अभी याद रख सकते हैं, और अगर आप इसका प्रूफ खोजते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो आई आरएमएस करंट है, आई आरएमएस करंट, इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा ω/C। ई का मान हम लोगों को दिया हुआ है, और ई का मान कितना है 230। तो ई का मान है 230, ओमेगा का मान हम लोग को दिया हुआ है, कितना है ओमेगा का मान 300, और सी का मान कितना है 100 पिकोफैराड।
तो यहाँ पर हो गया 300 और इंटू हो गया 100 पिको फैराड 10 पावर माइनस 12। क्लियर है, सबका क्लियर है। अब यहाँ पे गौर करना है, ये हो गया ई आर एम एस का वैल्यू और ये हो गया 230 इंटू 300 ओमेगा का मान और सी का मान 100 इंटू 10 पावर माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जब सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 3 हो गया 9, 3 इंटू 2 हो गया 6। यहाँ पर कितना पावर बचा 10 पर, ये 10, ये 2 3 हो गया और ये 2 5 हो गया। तो 10 पावर 5 और माइनस 12, 10 पावर 5 माइनस 12 कितना हुआ 10 पावर माइनस 7। ये हो गया 10 पावर माइनस 7। यहाँ पर इसका जो मान आया ये क्या आया भाई, एम्पियर। तो आई आर एम एस हम लोगों को निकल गया। तो इसमें दो चीज हम लोग को निकालना था, पहले तो ए आई आर एम एस निकालना था, तो आई आर एम एस तो हम लोग का निकल गया। तो ए नंबर जो क्वेश्चन था, ए नंबर क्वेश्चन देखिए, ए नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का, ये ए नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करेंट। तो आर एम एस वैल्यू जो है कंडक्शन करेंट का हम लोगों का आ गया, यही है आर एम एस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करेंट, निकल गया। अब बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और बी नंबर क्वेश्चन क्या है, अब बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आंसर मिल गया सबका, किताब में मिल जाना चाहिए आंसर। तो अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे तो बी नंबर क्या कहता है, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, क्वेश्चन है क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। बी नंबर पे चल रहे हैं, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग अब देख सकते हैं इसका जवाब क्या होगा, यस होगा, क्योंकि क्लास में प्रूव किया हुआ है। तो इसका जवाब यस होगा। तो यहाँ पर जवाब होगा यस। तो यहाँ पे यस लिख देंगे। द कंडक्शन करेंट, द कंडक्शन करेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करेंट, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करेंट। इसका जवाब होगा हाँ, चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होता है। हाँ, चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होता है। इसको प्रूव भी कर देंगे। देखिए कंडक्शन करेंट का मान कितना होता है, कंडक्शन करेंट का मान कितना होता है, कंडक्शन करेंट का मान बताए हैं, ये क्या होता है डी क्यू और बाय डी टी। इक्वेशन 1, कंडक्शन करेंट का मान कितना होता है डी क्यू बाय डी टी। इक्वेशन 1 प्रूव करना है ये बराबर है या नहीं, क्लास में पहले प्रूव किया हुआ है, फिर भी एक बार प्रूव कर दे रहे। ये आई सी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट करेंट, डिस्प्लेसमेंट करेंट विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का फॉर्मूला क्लास में पढ़ाए थे, एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है डी फाई बाई डी टी, यही है एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है डी फाई बाई डी टी। फाई का मान कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाय क्या है डी टी। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी क्यू बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर ये कितना हो गया डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाई डी टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो गौर कीजिए, इक्वेशन 1 आई सी का मान डी क्यू बाई डी टी, इक्वेशन 2 आई डी का मान भी डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब आर एच एस जब इक्वल है एल एच एस क्या होगा इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू क्या होगा आई डी। ये क्या हुआ, तो हमेशा याद रहना चाहिए कि कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। अब इसका सी नंबर क्वेश्चन है,
सी नंबर एक लंबा क्वेश्चन है, पहले भी बोल दिए हैं। पहले इसलिए बोल दिए ताकि आप सभी एकदम माइंड स्थिर करके सी नंबर को और ध्यान से समझें, और इसमें कई फार्मूला का यूज होगा और इसलिए सावधानी पूर्वक समझना है। क्वेश्चन नंबर सी एक बार नोट हो गया सबका? सबका नोट हो गया? सबका नोट हो गया सभी स्टूडेंट का? चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं, और सी नंबर एकदम ध्यान दे करके समझना है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सी पर पहले एक बार चलना है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सी नंबर, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर सी यही है। क्वेश्चन सी को पहले ध्यान से समझ लेना है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी at a point 3 centimeter from the axis between the plate। इसका मतलब हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B के आयाम का मान निकाला, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो यहाँ पे चारों बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग चल रहा है, धारा चल रहा है, तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यही निकालना है। तो ये मामला कहाँ पे लागू हो रहा है? दोनों प्लेटों के बीच। जब ये दोनों प्लेटों के बीच लागू हो रहा है तो कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इसमें क्या लागू होगा? एम्पियर मैक्सवेल का लॉ पढ़ाए थे इसी चैप्टर में, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो यहाँ पर हम लोग एम्पियर मैक्सवेल के लॉ से चलेंगे। तो देखिए, एम्पियर मैक्सवेल का लॉ इसमें लागू कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो इस जगह बाय एम्पियर मैक्सवेल लॉ, सी नंबर बाय एम्पियर मैक्सवेल लॉ। देखिए भाई, एम्पियर मैक्सवेल लॉ से चल रहे हैं। जब ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ से हम लोग चलेंगे तो अब क्या है एम्पियर मैक्सवेल का लॉ? एम्पियर मैक्सवेल का लॉ है इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, है ना। सरफेस इंटीग्रेशन होता है, इक्वल टू होता है म्यू नॉट, और ये होता है आई सी प्लस आई डी। ये हुआ फार्मूला नंबर 1। इसमें 9 फार्मूला का यूज हुआ है। ध्यान से समझते जाना है, घबराना केवल नहीं है। देखिए, तो किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, सब चीज़ अपने आप फिर सिस्टमेटिक हो जाएगा। गौर कीजिए, तो यहाँ पर यह है एम्पियर मैक्सवेल का नियम, पहला समीकरण, पहला फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे गौर करना है आगे, ये दोनों प्लेटों के बीच लागू हो रहा है, अभी फिगर में समझाए थे। तो कंडक्शन करंट तो वहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पर सिंस कंडक्शन करंट इक्वल टू 0 बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच कंडक्शन करंट तो है नहीं, इसलिए IC का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हल कर रहे हैं, ये हो जाएगा बी DL, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, बी DL कॉस थीटा। फार्मूला नंबर 2 यूज हो चुका है, ये फार्मूला 1, फार्मूला 2। आगे देखिए, ये हो गया म्यू नॉट तो है ही, IC का मान क्या हो गया? 0 हो गया, और ID का मान क्या पढ़े हैं? ID का मान क्या पढ़े हैं? एप्सिलॉन नॉट, और ये है डी फाई बाय dt। फार्मूला नंबर 3, ये फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 2, ये फार्मूला नंबर 3। अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सिंस थीटा मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा? 0 डिग्री। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा कॉस थीटा का? जब थीटा का मान क्या हो? 0 हो। तो कॉस
कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा 1, है ना। तो कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1। कभी भी आपने नहीं देखा होगा आज तक, इतने बड़े पढ़ाई की आपने, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 पहुंच गए, क्या कॉस थीटा में कभी मान 1 से ज़्यादा आया? 1.1 1.2 कभी देखा है? नहीं होगा। 1 से ज़्यादा नहीं होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू कितना है -1, यानी -1 और 1 के बीच ही होता है, इसलिए ये मान मैक्सिमम हो जाएगा 0 पर। तो यहाँ से हम लोग अब यूज कर सकते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया b, बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है। dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया l, और ये हो गया cos कितना 0, यहाँ पर है म्यू नॉट और इंटू क्या है एप्सिलॉन नॉट, और ये है डी फाई। फाई का मान क्या होगा? फाई का मान होता है EDS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ज़्यादा फार्मूला आ रहा है, ये EDS। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फार्मूला E और इंटू DS और डिवाइडेड बाय क्या है DT, है ना। तो फार्मूला यहाँ पर 1, यहाँ फार्मूला 2, यहाँ फार्मूला 3, अब यहाँ पे फार्मूला 4 फार्मूला लग चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया और ये B, L का मान क्या होगा? L वहाँ पे बन रहा है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस हो रहा है पूरी लंबाई, तो सरकमफेरेंस हो रहा है पूरी लंबाई, तो कितना हो जाएगा जी? लंबाई कितनी हो जाएगी इसका सरकमफेरेंस? यहाँ पे रेडियस इसका r है, तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? L का मान 2 पाई, और cos जीरो का मान क्या होता है 1, और म्यू नॉट ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे E जो है E का मान पुट करेंगे। E का मान क्या होगा? E का मान यहाँ पे DS जो है कांस्टेंट हो गया, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं जो कांस्टेंट हो गया, तो DS को बाहर निकाल लिए, DS बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया? E बच गया। E का मान होता है, पता होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फार्मूला सब है, तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नीचे में क्या है भाई dt, है ना। E का मान रखाया है इतना, E का मान रखाया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नीचे में क्या है dt। आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिएगा ध्यान से, घबराना केवल नहीं है, मन स्थिर करके पढ़ना है। आगे ये हो गया 2 पाई r, है ना, b इंटू 2 पाई r, 1 से गुना हुआ इतना बच गया। आगे ये हो गया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, उतार दिए। ds एरिया किसका होगा? उसी का, दोनों प्लेटों के बीच में जो लूप बन रहा है उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया का मान हो गया, ds का मान हो गया, और एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटू हो गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर में क्या बच रहा? d, सिग्मा बराबर बताए हैं Q बाय ए होता है सिग्मा का मान। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, ये भी पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, और ये बाय क्या है dt। कई फार्मूला यूज हो चुका है, गिनाएंगे कितना फार्मूला यूज हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस जगह जो है ये वाला जो मान है, ये पाई जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक ठो जो r है इसका ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? यहाँ पे बच रहा है b इंटू 2, b इंटू 2 पाई r कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, हाँ एप्सिलॉन नॉट भी कटा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कटा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे है तो कटा ही देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट तो कट ही गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से गौर कीजिए, म्यू और इंटू क्या बचा? आर, म्यू इंटू आर, यहाँ से यहाँ तक में क्या बचा? म्यू नॉट इंटू आर, म्यू नॉट इंटू आर यहाँ तक बचा। ये वाला एरिया कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बाहर आ गया 1 बाय ए, और इधर क्या बच गया? ये बच गया डी क्यू, और बाय क्या हो गया? डी टी, डी क्यू बाय डी टी, ये भी एक फार्मूला यूज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे, बी ही तो हम लोगों को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालने कहा गया है सी नंबर में,
तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है बी का मान, तो बी निकालना है तो 2 को नीचे ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आर और बाय हो गया 2। अब ये एरिया किसका है, तो ये प्लेट का एरिया है, कंडेंसर के प्लेट का एरिया है, उसका रेडियस क्या माने हैं, कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लेट का एरिया आ गया और वो किसका था, लूप का एरिया था, इसलिए पाई स्मॉल आर फिगर में बताए थे। तो यहाँ पर हो गया इंटू और ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी तो करेंट हो गया, डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, करेंट, और ये जो है करेंट हो गया डी क्यू बाई डी टी। अब आगे, अब ये कौन सा करंट है, तो यहाँ से इसका मान हम आपको बता दे रहे हैं ये कौन सा करंट है, वेयर आई जो है, आई इक्वल टू जो है ये क्या है, मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है, इट इज द मैक्सिमम करंट निकला है ये। और पता है बट ये जो आरएमएस करंट है, आरएमएस करंट हम लोगों को निकला हुआ है पीछे, है ना, हम लोग पीछे ए नंबर में कौन सा करंट निकाले हैं, आरएमएस करंट। तो मैक्सिमम करंट जो है ये है आई, जिसको हम लोग आई नोट से भी डिनोट कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आई नोट। ये मैक्सिमम करंट आई नोट है, इसको पीक करंट भी कहा जाता है, शिखर धारा, it is also denoted by, it is also known as peak current. Peak current is the maximum current for alternating current. It is the maximum current and it is the peak current denoted by I naught. But RMS current is related with maximum current. IRMS is equal to I naught by root 2. ये फार्मूला हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में ही प्रूव करते हैं। दिस फार्मूला इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में ये फार्मूला प्रूव होता है, पूरा एक पेज लगता है, पूरा प्रूव करते हैं हम लोग कैलकुलस मेथड से। ये फार्मूला प्रूव होगा जब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ आई नोट का मान कितना हो जाएगा, √2 इंटू आई आर एम एस। तो यहाँ से ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया और ये हो गया और बी इक्वल टू यहाँ पर आ गया म्यू नॉट और इनटू हो गया आर बाय हो गया 2 पाई इनटू हो गया आर स्क्वायर, और आई नोट का मान कितना हो गया, √2 इंटू आई आर एम एस, √2 इंटू आई आर एम एस। तो कितना मेहनत है इस न्यूमेरिकल में, कितना फार्मूला यूज हुआ इसमें, अब आपको गिना देते हैं तब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पहले फार्मूला देख लीजिए कितना फार्मूला यूज हुआ है इसमें। देखिए भाई ध्यान से गौर करना है, ध्यान से गिनना है कितना फार्मूला इसमें आया। एक फार्मूला तो ये हो गया जो एम्पियर मैक्सवेल ने दिया, एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला डॉट प्रोडक्ट बी डी एल कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फार्मूला, तीसरा फार्मूला। आगे यहाँ से फाई का ये फार्मूला EDS मैक्सिमम वैल्यू, चौथा फार्मूला। इसके बाद L का वैल्यू 2 पाई आर, पांचवा फार्मूला। इसके बाद DS का वैल्यू यहाँ पे यूज किए होंगे, DS का वैल्यू हम लोग, और ये DS तो बाद में यूज किए हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू, इसका E का वैल्यू, तो चौथा कितना बजे, 5 हो गया ना, ये पांचवा फार्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये फार्मूला जो यूज किए हैं, फिर छठा फार्मूला, और फिर इसका मान Q बाय A, ये सातवां फार्मूला है। इसके बाद ये आठवां फार्मूला है, और ये जो यूज किया है फिर ये 9वां फार्मूला है। शुरू में ही बोले थे इसमें 9 फार्मूला का यूज होता है। ये बहुत ही कठिन सवाल था और हम लोग का ये सवाल लगभग पूरा होने को है, केवल वैल्यू पुट करेंगे और सभी मान निकल जाएगा। अब देखिए बी का मान, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड between both plate, between both plates of condenser, कंडेंसर के दोनों प्लेटों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड का मान B इक्वल टू, ये म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इस चैप्टर में पहले भी यूज हुआ है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने में इसका यूज पहले भी हुआ है। इंटू आर, स्मॉल आर का मान हम लोगों को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऊपर में लिखा हुआ है स्मॉल आर का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इंटू
ये हो गया √2 इंटू IRMS कितना निकला है 69 इंटू 10⁻⁻7। IRMS का मान यहाँ पे पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय ये 2 पाई और इंटू कैपिटल R का मान कितना है, कैपिटल R का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, इसका क्या हुआ होल स्क्वायर। गौर करना है ये सभी मान हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब आगे हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है और फिर जो बुक में आंसर है उसको मिला लेना है। देखिए इसको कटाते हैं पहले हम लोग यहाँ से, इससे कैंसिल करते हैं। इससे जब कैंसिल करते हैं तो ये मान जो है इससे इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आ गया 2 और डायरेक्ट तो भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। ये 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ये 6 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, इंटू क्या है √2 का मान ही रख लेते हैं 1.414 होता है, इसका मान रख लिए, इंटू क्या है 69 और इंटू क्या है 10⁻⁻7 10⁻⁻2 -7 -14 और -2 कितना हुआ 10⁻⁻16 हुआ ना, 10⁻⁻16, ये 10⁻⁻16 हो गया। अब नीचे देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया है, ये 6 का स्क्वायर है कितना हुआ 36, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू ये 10 पावर कितना हो गया -4, ये 6 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना बचा 1.41 इंटू 69, इसको हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं या एक बार हम लोग और कैंसिल कर सकते हैं इसको, चाहे तो 3 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 23 ना होगा, 3 से किए तो 2 और ये 3 और ये 2, तो नीचे कितना हो गया 2 और इंटू ये -16 है और ये ऊपर गया -12, तो ये हो गया 10⁻⁻12। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हम लोगों का बी मैग्नेटिक फील्ड का मान आ रहा है, इसको कितना है याद रखना 1.41 इंटू 23, 1.41 इंटू 23, 1.41 इंटू 23 और बाय 2 कितना आया 16.21, ये आया है 16.21। देखिए भाई इसका मान आ रहा है b = 16.21 इंटू 10⁻⁻12, ये है ना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻1.62 और ये 10 पावर कितना जी 11, ये 1.62, आंसर कितना है ठीक है 1.626 आया है इसमें 10⁻⁻11। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, कल भी बताए थे। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस चैप्टर का, और C नंबर क्वेश्चन जो था इसका ये सबसे भारी था। इसमें आपने देखा है कि टोटल 9 फार्मूला का यूज हुआ है और ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। तो बाकी कल जो है बाकी इसका जो बचा हुआ है वो कल पूरा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज शाम में 4 बजे का क्लास हो सकता है और होने की पूरी संभावना है, उसमें कुछ न्यू चीज़ें होगी स्टार्ट और वो कंपटीशन से रिलेटेड होगी और उसी समय इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू, बढ़ते हैं अगले दिन।